हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज हम लोग सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सितंबर 2015 का सेकेंड पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि भाषा फर्स्ट हिंदी है। तो ये आपका कक्षा 6 से 8 तक के पेपर के लिए हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कर दें। तो चलते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 9 तक के नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो इसमें हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं। किसी को देखने के लिए आंख की नहीं दृष्टि की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद का यह कथन इस महिला के जीवन का दर्शन बन गया है। इसी जीवन दर्शन के सहारे उन्होंने एक और कठिनाइयों का सामना किया तो दूसरी ओर सफलता का मार्ग ढूंढा और उस पर निर्भरता से बढ़ चली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई की रेवती राय की। रेवती राय वह महिला है जिन्होंने महिलाओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर केवल उन्हीं की सुविधा के लिए फारसी नाम से कैब सेवा प्रारंभ की। उद्देश्य स्पष्ट था, कामकाजी और जरूरतमंद महिलाओं को अपने शहर में सुरक्षित सफर का भरोसा देना। यह सेवा उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई जिन्होंने महानगरों के मुंह बाएं बैठे अपराधी तत्वों या परपीड़ा में आनंद लेने वाले से प्रायः रोज ही जूझना पड़ता है। खतरों और आशंकाओं से भरी सड़क परिवहन की जिंदगी में कदम रखने का निर्णय लेना रेवती के लिए सरल नहीं था, लेकिन कभी कभी विवशता भी प्रेरणा देती है। ऐसे ही अवसरों पर आंख नहीं दृष्टि वाला दर्शन प्रेरक होता है। गंभीर बीमारी से जूझ रहे पति के इलाज में सारी जमा पूंजी चुक जाने के बाद रेवती को अपने अस्तित्व के लिए कुछ न कुछ करना था। सो उन्होंने एक कदम नया रास्ता चुना, कैब के द्वारा महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का आश्वासन। अब देखिए, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और गद्यांश के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर को देखते हैं। कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव के सबसे निकट है? तो साहस और खतरे, पहले घर फिर बाहर, हिम्मत और जिंदगी, हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्यों राइट हो जाता है, इस पे भी हम थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं। हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल गद्यांश के मुख्य भाव के सबसे निकट है। गद्यांश से स्पष्ट है कि व्यक्ति यदि कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत और धैर्य के साथ कोई कार्य करे, यानी कि क्या है कि अगर हिम्मत हो और धीरजता के साथ अगर कोई काम किया जाए तो सफलता अवश्य ही मिलती है। तो आपका जो गद्यांश के मुख्य भाव से सबसे निकट है, तो हिम्मत करे इंसान तो काम क्या है मुश्किल, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद किस उपसर्ग यानी किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। देखिए, आपने जितने भी पेपर सॉल्व किए हैं उसमें आपका उपसर्ग और प्रत्यय तो आया ही आया, मतलब मान के चलें आपके पेपर में उपसर्ग और प्रत्यय आना ही आना है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, हो सकता है थोड़े से क्वेश्चन बदल दे, जैसे प्रत्यय और उपसर्ग में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते ज़रूर हैं, थोड़ा सा बदला हुआ होता है, लेकिन बदला क्या देंगे तो सिलेबस से ही देंगे, तो एनसीईआरटी ही से। और यही कि उपसर्ग किसे कहते हैं या प्रत्यय किसे कहते हैं, या इसमें उपसर्ग कौन सा है या इसमें प्रत्यय कौन सा है, उसमें आपको टिक करना है। तो इसमें आपका दे दिया उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं, तो किस शब्द में है, तो प्रारंभ में है, सफलता में है, परिवहन में है या कठिनाइयां में है। तो आपका जो सफलता हो जाता है इसमें आपका उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हो जाता है। कैसे, देखिए सफलता में आपका, देखिए यहीं से समझ लेते हैं कि सफलता में आपका जो सा है, यानी सा आपका क्या है, आपका उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब आगे होता है, तो उपसर्ग मतलब आगे होता है, तो सा आपका उपसर्ग हो गया। और प्रत्यय मतलब पीछे होता है, प्रत्यय मतलब पीछे होता है, तो ता देखिए पीछे है ना, तो आपका प्रत्यय हो गया। तो इस तरह से आपका सफलता राइट आंसर हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
उसके बाद है पर पीड़ा शब्द का गद्यांश में प्रयोग के अनुसार अर्थ है दूसरों से पीड़ा, दूसरों में पीड़ा, दूसरों की पीड़ा या दूसरों को पीड़ा। तो इसमें परपीड़ा शब्द का अर्थ दूसरों की पीड़ा होता है। क्या होता है? तो दूसरों की पीड़ा होता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है गद्यांश के प्रारंभ में उद्धृत कथन किसके जीवन का दर्शन बना? संघर्षशील व्यक्ति के, रेवती राय के, विवेकानंद के, असुरक्षित महिलाओं के। तो गद्यांश की तरफ चलते हैं, गद्यांश को देख लेते हैं। तो इसमें आपका है किसी को देखने के लिए आंख की नहीं दृष्टि की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद का यह कथन इस महिला के जीवन का दर्शन बन गया। इसी जीवन दर्शन के सहारे उन्होंने एक और कठिनाई का सामना किया तो दूसरी ओर सफलता का मार्ग ढूंढा और उस पर निर्भयता से बढ़ चली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई की रेवती राय की। यहाँ पे देखिए क्या है, मुंबई की रेवती राय। तो आपका गद्यांश के अकॉर्डिंग क्या सही हो जाता है कि किसी को देखने के लिए आंख की नहीं दृष्टि की आवश्यकता होती है। रेवती राय के जीवन का दर्शन है। तो इस अकॉर्डिंग आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाता है रेवती राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेवती राय की कैब सेवा मूलतः किसके लिए है? तो इसमें आपका है कामकाजी महिलाओं के लिए, महानगरों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए, मुंबई के निवासियों के लिए। तो गद्यांश की तरफ चलते हैं। गद्यांश में देख लेते हैं किन के लिए है कि देखिए रेवती राय वह महिला है जिन्होंने महिलाओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर उन्हीं की सुविधा के लिए फॉर्सी नाम से कैब सेवा प्रारंभ की। उद्देश्य स्पष्ट था, कामकाजी और जरूरतमंद महिलाओं को उनके शहर में सुरक्षित सफर का भरोसा देना। तो किसके लिए? तो आपका हो जाता है जरूरतमंद महिलाओं और कामकाजी महिलाओं। तो आपका इस अकॉर्डिंग देख लेते हैं कौन सा आंसर राइट हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका हो जाता है कामकाजी महिलाओं के लिए। तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है कामकाजी महिलाओं को प्राय नित्य ही जूझना पड़ता है। तो मनमानी करने वाले बालकों से, परिवहन की समस्याओं से, गृहस्थी की समस्याओं से या परपीड़क और अपराधी लोगों से। तो चलते हैं, देखते हैं गद्यांश की तरफ चलते हैं। गद्यांश में आपका हो जाता है कि यह सेवा उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई है जिन्हें महानगरों के मुंह बाएं बैठे अपराधी तत्वों या परपीड़ा में आनंद लेने वालों से प्रायः रोज ही जूझना पड़ता है। तो आपका इस अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है कि परपीड़क और अपराधी लोगों से, इसलिए आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कैब सेवा प्रारंभ करने के पीछे कारण था? समाज सेवा की भावना, महिलाओं की कठिनाइयाँ, सामाजिक दबाव, पारिवारिक विवशता। तो इसमें देख लेते हैं, गद्यांश की तरफ चलते हैं। गद्यांश से ही सारे क्वेश्चंस निकालने होते हैं। तो खतरों और आकांक्षाओं से भरी सड़क परिवहन की जिंदगी में कदम, तो देख लेते हैं। देखिए जिंदगी में कदम रखने का निर्णय लेना रेवती के लिए सरल नहीं था, लेकिन कभी कभी विवशता भी प्रेरणा देती है और ऐसे ही अवसरों पर आंख नहीं दृष्टि वाला दर्शन प्रेरक होता है। गंभीर बीमारी से जूझ रहे पति के इलाज से सारी जमा पूंजी चुक जाने के बाद रेवती को अपने अस्तित्व के लिए कुछ न कुछ करना था। सो उन्होंने एक कदम नया रास्ता चुना, कैब के द्वारा महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का आश्वासन। अब देखिए यहाँ पे आप देख लें कि रेवती राय वह महिला जिन्होंने महिलाओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर, देखिए कैब सेवा प्रारंभ करने के पीछे क्या कारण था? तो महिलाओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर। तो देख लेते हैं, आपका हो जाता है बी ऑप्शन, यानी कि महिलाओं की कठिनाइयों, यानी कि देखिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद आपका हो जाता है रेवती राय ने एक कदम नया रास्ता चुना, खतरों में कदम रखने का, लोगों की सेवा करने का, बीमार पति की देखभाल का, महिलाओं के लिए कैब संचालन का।
तो इसमें गद्यांश की तरफ चलते हैं। गद्यांश में है कि क्या है, देखिए, कुछ ना कुछ करना था सो उन्होंने एक नया कदम चुना, कैब के द्वारा महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का आश्वासन। तो महिलाओं के लिए कैब संचालन का, तो आपका इस अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाता है वो आपका डी हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एट का पहले इसमें देख लीजिए आप, महिलाओं के लिए कैब संचालन का। उसके बाद क्वेश्चन है, किस जिंदगी को खतरों और आशंकाओं से भरा माना गया है? फौजी कैब संचालन की, कामकाजी महिलाओं की, महानगरों की, सड़क परिवहन की। तो इसमें किसको माना गया है? तो हम देख लेते हैं गद्यांश को। इसमें क्या है, खतरा और आकांक्षाओं से भरी सड़क परिवहन की जिंदगी। तो यहाँ पे आपका हो जाता है खतरों और आकांक्षाओं से भरी सड़क परिवहन की जिंदगी, यानी आपका 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर देख लेते हैं। आपका हो जाता है सड़क परिवहन की, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, अब देखिए आपके वहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अब है निर्देश। प्रश्न संख्या 10 से 15 तक के निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। गरजते घन 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 नाचता है मोर सामन, ऐसी पड़ी झरझर झड़ी भीगा बदन बेसुध है मन। आज वर्षा अजब आई बह रही है मस्त पुरवाई, नदी है द्वार तक आई मेघों से लिपटकर सो गया सूरज, ले रहे हैं खेत अंगड़ाई, आज वर्षा गजब आई। तो इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं। बेसुध है मन कहकर कवि बताना चाहता है कि मन, अब इसमें हम देख लेते हैं, गाने लगता है, झूमने लगता है, पानी से भीग जाता है, मस्त हो जाता है। तो बेसुध है मन कहकर कवि क्या बताना चाहता है? तो हम लोग देख लेते हैं कविता। गरजते घन घनन घन घन नाचता है मोर सामन, और ऐसी पड़ी झरझर झड़ी भीगा बदन बेसुध है मन, और आपका हो जाता है भीगा बदन बेसुध है मन, आज वर्षा अजब आई बह रही है मस्त पुरवाई, नदी है द्वार तक आई मेघों से लिपटकर सो गया सूरज, ले रहे हैं खेत अंगड़ाई, आज वर्षा अजब आई। तो बेसुध है मन कहकर कवि बताना चाहता है कि मस्त हो जाता है। कहने का मतलब यह है गरजते बादल क्या है? तो गरजते बादल घनघोर बारिश में कवि का मन मोर जैसा प्रसन्न है। तो इसलिए आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका डी हो जाता है, मस्त हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, खेत अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं क्योंकि सुबह हो गई है, वे नींद से जाग रहे हैं, उन्हें बहुत आनंद आ रहा है, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, सूर्य के सो जाने से उन्हें भी नींद आ रही है। तो चलते हैं कविता की तरफ। देखिए कहाँ पे आपका, ये स्टार्टिंग से देख लेते हैं। गरजते घन घन घनन नाचता है मोर सामन, ऐसी पड़ी झरझर झड़ी भीगा बदन बेसुध है मन, आज वर्षा अजब आई बह रही है मस्त पुरवाई, नदी है द्वार तक आई मेघों से लिपटकर सो गया सूरज, ले रहे हैं खेत अंगड़ाई। यहाँ पे देख लें, ले रहे हैं खेत अंगड़ाई, आज वर्षा गजब आई, यानी उन्हें बहुत आनंद आ रहा है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका देख लेते हैं 11 नंबर का, उन्हें बहुत आनंद आ रहा है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, गरजते घन घनन घन घन में अलंकार है, तो रूपक है, श्लेष है, उपमा है, अनुप्रास है। अब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि घन घनन घन घन, तो इसमें घा और ना वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई है, यानी कि जिसमें बार बार आवृत्ति हो तो क्या होता है, तो वो अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो डी ऑप्शन है यानी अनुप्रास, वो आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मन की उपमा किससे दी गई है? तो मोर से, सावन से, बादलों से, वर्षा से। तो देख लेते हैं कविता की तरफ।
कविता देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर देते हैं। गरजते घन घनन घन, नाचता है मोर सा मन। किसके जैसा नाच रहा है मन? तो मोर जैसा नाच रहा है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो ए ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है, यानी कि मोर से। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, लिपट कर सो गया सूरज का भाव है कि सूर्य क्या है? थक गया है, छिप गया है, नींद में है, खो गया है। तो लिपट कर सो गया है का भाव है कि सूर्य छिप गया है। तो इस अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, पूर्वाई से आशय है, पूर्व की ओर बहने वाली पवन, मदमस्त करने वाली हवा, पूर्व से आने वाली हवा, या पूर्वों यानी पूर्व को बहने वाली नदी। तो पूर्वाई से आशय होता है कि पूर्व से आने वाली वायु, ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। यहाँ पे आपका जो ये कविता के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस थे ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद चलते हैं, देखिए निर्देश प्रश्न संख्या 16 से 20 तक नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो इसमें हम देखते हैं, कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियां करती है। भाषा शिक्षक के रूप में अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? जैसे आप भाषा शिक्षक हैं और नंदिनी नाम की एक लड़की है, तो वो क्या करती है? लिखते समय वर्तनी में अशुद्धियां कर रही है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप क्या मानते हैं अपनी जिम्मेदारी? तो नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उसमें सुधार करे। देखिए, ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है यही राइट हो जाता है, क्योंकि अगर आप उसको अवसर देंगे और वो स्वयं उसमें सुधार करेगी तो क्या होगा? तो उसे चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और भी जो ऑप्शन है वो भी हम देख लेते हैं। नंदिनी की अशुद्धियों को काट कर सही करना और उन्हें 20-20 बार लिखवाना, ऐसा नहीं करना चाहिए। नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियां करने पर उसके अंक कट जाएंगे, ये भी आपका गलत हो जाता है। और नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है। मतलब आपने उसको समझा दिया लेकिन उसको अवसर नहीं प्रदान किया। जब अवसर आप प्रदान करेंगे तभी बच्चे के समझ में चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना, अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना, संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उसका प्रयोग करना, और मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझाने का प्रयत्न करना। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? तो आपका हो जाता है संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उसका प्रयोग करना। यहाँ पे अब ये देख लेते हैं ये गलत क्यों है। देखिए, मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना, अभी क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण की जो बात हो रही है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका ये भी गलत हो जाएगा। और अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना, अधिक से अधिक चीज़ें आप बता दें बच्चों को और उनको कोई चीज़ समझ में ना आए तो वो चीज़ क्या होती है? तो वो चीज़ तो बेकार जाती है। और मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझाने का प्रयत्न करना, तो अगर आप प्रयत्न, तो सबसे अच्छा आपका यही हो जाता है कि संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण की पुष्टि करता है? तो घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, इसी तरह के दो और शब्द युग्म बताएं। घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, दिए गए शब्द समूह में से शब्द युग्म छाटिए, या घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए, या घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका जो डी ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए सबसे कम महत्वपूर्ण की बात हो रही है,
तो देख लेते हैं। समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन, भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने के अभ्यास, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश या भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ। तो समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश, ये आपका क्या हो जाता है, सबसे कम महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है कवि और कविताओं का बोध, साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, साहित्य बोध और छंद बोध, भाषा बोध और साहित्य बोध। तो आपका जो इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि जो 20 नंबर का है, वो हो जाता है भाषा बोध और साहित्य बोध। ये आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए, भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्य में रुचि जगाने के लिए, या भाषा ज्ञान पढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। तो इसमें जो सबसे राइट आंसर होगा आपका, वो हो जाएगा बच्चों में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। तो आपका जो पहला ऑप्शन है यही राइट हो जाता है, यानी कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाता है। और भी इसमें है, देखिए, अलंकारिक हो गया, व्याकरण हो गया, साहित्य विधाओं में रचना, लेकिन जो सबसे राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रकृतियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है विभिन्न भाषा उदाहरण, विभिन्न भाषा प्रयोग, भाषा के नियम, शब्दों की व्युत्पत्ति। तो आपका जो राइट आंसर इसमें हो जाता है वो आपका हो जाता है विशिष्ट भाषा प्रयोग। आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं माना जाता है? व्याकरण विधि में, सूत्र विधि में, अनुवाद विधि में, प्रत्यक्ष विधि में। तो इसमें आपका हो जाता है प्रत्यक्ष विधि में। क्वेश्चन क्या है कि भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? तो प्रत्यक्ष विधि में मध्यस्थ नहीं रखा जाता है। मातृभाषा को मध्यस्थ रखने में व्याकरण विधि, सूत्र विधि और अनुवाद विधि की होती है। इसलिए आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, अवसर प्रदान करना। जहाँ पे अवसर की बात हो उससे अच्छा आंसर आपका हो ही नहीं सकता, इसलिए आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों नहीं सीखते, बच्चे ने कितना सीखा है, बच्चे ने क्या सीखा है। तो अगर हम लोग क्या है कि सतत आकलन का यह उद्देश्य जानना है कि बच्चों ने कितना सीखा है, तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका सी हो जाता है कि सतत मूल्यांकन का उद्देश्य। सतत मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? टेस्ट। सतत का मतलब क्या होता है कि टेस्ट होता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि बच्चों ने कितना सीखा है, यानी कि कक्षा में अधिगम यानी लर्निंग, और शिक्षण विधियाँ यानी कि लर्निंग के जो मेथड हैं, तो उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चों ने कितना सीखा है। कि भाई टेस्ट तभी इसीलिए तो होता है कि देखें कि बच्चे ने कितना सीखा है। तो बस यहाँ पे यही चीज़ है कि सतत आकलन का उद्देश्य यह होता है कि बच्चों ने कितना सीखा है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगाने से अर्थ में क्या अंतर आता है? तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है। तो जी हाँ, भाषा की बारीकियां समझाना चाहती कि हम भी क्या होंगे, हम भी सफल होंगे। तो बच्चों को क्या सिखा रही है? भाषा की बारीकियां। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हिंदी भाषा के शिक्षण के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कम की बात हो रही है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा।
कम महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, व्याकरणिक नियमों की जानकारी। यहाँ पे देखिए क्या है आपका, भाषा कौशलों का ज्ञान और संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तो यहाँ पे जो आपका सबसे कम है तो वो आपका हो जाता है संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तो इस अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? तो आपका हो जाता है आत्मकथा, संस्मरण, एकांकी, जीवनी। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो एकांकी हो जाता है। एकांकी क्यों हो जाता है देख लेते हैं। देखिए आपका साहित्य की एकांकी विधा के विशाल में स्वर यानी सस्वर पठन सबसे अधिक अपेक्षित है। एकांकी में कई पात्र होने के कारण यानी जो एकांकी में कई पाठ होते हैं ना, तो उसकी वजह से घटना के अनुरूप भाव प्रकट किए जाते हैं। तो इसलिए आपका एकांकी हो जाता है। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज की सीरीज का। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? तो लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सेना ने पार्क को क्यों घेर लिया? या लेखक ने ऐसा क्यों कहा जाता है कि ताज़ा बर्फ धोखा देने वाला होता है? तो इसमें आपका क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपका हो जाता है आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति को परखने के लिए आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये प्रश्न सर्वाधिक यानी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी खास टॉपिक पर, यानी खास टॉपिक को लेकर। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, क्योंकि अब एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। बस उतना टाइम बचा है जिसमें आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लें, और जो आपके जो पिछले पेपर हैं यानी कि जितने भी आए हुए प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको आप लोग सॉल्व करना मत भूलिएगा। क्योंकि देखिए, आप लोग जानते हैं कि सीटेट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और अगर आपने जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको सॉल्व कर लिया तो आप लोगों को कोई भी 120 प्लस 130 प्लस लाने से नहीं रोक सकता। और आपने जो भी जितने भी जैसे टॉपिक होते हैं उनको क्लियर कर लिया। जैसे कि क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें डाउट रहता है, तो आप लोग अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए, प्लस आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लीजिए, और जो मैं क्लासेस करवा रही हूँ आप उनको कंटिन्यू कर लीजिए। तो आप लोगों का अच्छा सा पेपर हो जाएगा। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत टफ पेपर नहीं आता है। अगर आपने तैयारी अच्छे से की है तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।